हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं क्रेब्स चक्र के बारे में। लेकिन क्रेब्स चक्र से पहले माइटोकॉन्ड्रिया को समझना जरूरी है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन सब के अंदर पाए जाते हैं। चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो फंजाई है, चाहे वो शैवाल हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सब के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। सिंपल सी बातें जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। कोलिकर ने लगभग 1857 में, और उसके बाद जो बेंडा थे इन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। कोलिकर ने खोज की थी और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, और इसे एक अन्य नाम और दिया गया, दिस इज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो एटीपी इज द केमिकल एनर्जी है। इस केमिकल एनर्जी यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह। दिस इज द सिंपल। अब ऐसा क्या है कि इसके अंदर सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए जरूरी है क्रेब्स चक्र का चलना, कि अगर क्रेब्स चक्र चलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होगा, और अगर क्रेब्स चक्र नहीं चला तो फिर नहीं होगा। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है उसे जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एक इस तरह से अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार एक ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से बना होता है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, this is intermembrane space. This is very important. Intermembrane space. अभी जो मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल यूनिट मेम्ब्रेन की होती है। जिस प्रकार से मेम्ब्रेन होती है उसी प्रकार से सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर होती है। कैसे होती है? देखो, लिपिड बाइलेयर होती है इस तरह से, ये फॉस्फेट, दिस इज लिपिड, इस तरह से ये लिपिड है। फिर बाइलेयर है, एक लेयर पी हो गई, उसके बाद दूसरी लेयर ये है। पूरी मेम्ब्रेन ऐसे ही होती है। इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन होती है उसी प्रकार से इसकी मेम्ब्रेन होती है। दिस इज फॉस्फेट, दिस इज लिपिड, दिस इज फॉस्फेट, दिस इज लिपिड। तो ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। इसमें से होकर आयन, बड़े पदार्थ, बड़े मॉलिक्यूल अपने आप नहीं जा सकते। उनको जाने के लिए कुछ चैनल्स, कुछ ट्रांसपोर्टर्स या कैरियर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ये ऐसे ना होकर, ये इनर मेम्ब्रेन है लेकिन ये इनर मेम्ब्रेन सीधी नहीं होती। ये इनर मेम्ब्रेन ऐसे ना होकर
क्रिस्टी के रूप में पाई जाती है। देखो इस तरह से। और सब के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है वो सिंपल पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन है ये सिंपल नहीं होती है, बल्कि ये इस प्रकार से क्रिस्टी के रूप में पाई जाती है। तो दिस इज क्रिस्टी। क्रिस्टी। अब इसमें दो भाग, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज इंटर इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर अगर मैं इसे बाहर निकालूं तो देखो ये सबसे पहले ये तो है मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भरा हुआ है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब इसके भीतर ही जो डीएनए है वो भी पाया जाता है इस तरह से, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स, दिस इज डीएनए। और डीएनए वो होता है कि ज्यादातर इसके जो एंजाइम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, उन एंजाइमों का संश्लेषण ये कर सकता है। इसलिए हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही ऑटोनोमस बॉडी होते हैं, क्योंकि ये अपने एंजाइमों का संश्लेषण खुद कर सकते हैं। This is inner membrane या intermembrane space. This is very important part of the cell. अब इसी जगह पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। देखो मैं इस वाले क्रिस्टी को बाहर निकाल रहा हूं, देखो ये है क्रिस्टी, ये है क्रिस्टी। ये है क्रिस्टी, ठीक है, और ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। ये क्रिस्टी है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। अब देखो इस क्रिस्टी पर यहां ऐसे कुछ खूंटी के समान ये उभार ये इस तरह से पाए जाते हैं। थोड़ा छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि दोनों साइड से आ सके। और ऐसे ही असंख्य होते हैं, थोड़े बहुत नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। एक्चुअली ये F1 या ऑक्सीसोम होते हैं। तो इस जगह पर इस तरह से ये खूंटी के समान संरचनाएं पाई जाती है, पूरी क्रिस्टी पर होती है। और थोड़े बहुत नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। तो इनका नाम होता है F0 F1 पार्टिकल, या इनका नाम होता है एटीपेजेज एंजाइम, या इनका नाम होता है ऑक्सीसोम। These are the ATP producing enzymes और स्ट्रक्चर। कि जब इस मैट्रिक्स के अंदर एचआईओ का, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ाई थी कि जब एचआई ल्यूमन के अंदर बढ़ जाते हैं तो उन एचआईओ का फिर ल्यूमन से बाहर की तरफ आना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आने का काम जो है, देखो अगर यहाँ पर एचआईएन बढ़ेंगे, मान लीजिए एक बात सोचिए, यहाँ पर अगर एचआईएन बढ़ेंगे तो उन एचआईओ को बाहर निकालने का कार्य कौन करेगा भाई? देखो एचआईएन यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और मैंने कहा है कि आयनों के लिए जो झिल्ली है ये अपारगम होती है। तो जब झिल्ली आयनों के लिए अपारगम है तो फिर एचआईएन किस तरह जाएंगे? तो एचआईओ को बाहर निकालने के लिए ये है ऑक्सीसोम्स। तो एचआईएन नंबर 2 उसी तरह से है। देखो मैं दोबारा बनाता हूँ इसको थोड़ा और जूम करके, फिर समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक, और ये है और ये संरचना भी कुछ इस तरह से होती है।
इनर मेम्ब्रेन भी और ये आउटर मेम्ब्रेन भी ऐसे होती है। और इसके अंदर सपोज मान लो यहाँ है तो ये एच आयन जो है वो अंदर आएगी तो इसमें धसे होते हैं ये और ऐसे, ठीक है। यहाँ है दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, एच आयन सारे यहाँ है, ठीक। तो ये जो एच आयन यहाँ से निकल के यहाँ आते हैं एच आयन पंपों की सहायता से इस जगह पर यहाँ, तो फिर अंदर की तरफ एच आयन कमी हो जाएगी तो फिर ये जो एच आयन है वापस बैलेंस करने के लिए यहाँ से लौटेंगे मैट्रिक्स के अंदर। इनका लौटना बहुत जरूरी हो जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ये एच आयन क्यों लौटते हैं और लौटते हैं तो क्या होता है। तो जब ये यहाँ से यहाँ लौटेंगे तो इनके पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का यहाँ पर त्याग करते हैं और ये इस जगह पर एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मैट्रिक्स के अंदर, ये सब मैट्रिक्स में हो रहा है। एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन मतलब इंटर मेम्ब्रेन में केवल इंटर मेम्ब्रेन में ये होता है कि यहाँ जो एच आयन रिलीज होते हैं उन एच आयनों को एच आयन पंपों की सहायता से यहाँ पर निकाल दिया जाता है। अभी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो यह दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो है कि जो जो हम बात कर रहे हैं कि वो जो एसिटिल कोएंजाइम ए आया है बनके, वो एसिटिल कोएंजाइम ए बार बार कह रहे क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करेगा। तो क्रेब्स चक्र जो है ना वो यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। जितने भी क्रेब्स चक्र के जो सबस्ट्रेट है जिनको हम कहते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए, तो एसिटिल कोएंजाइम ए ये इसके साथ यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, ये समझो कि एसिटिल कोएंजाइम यहाँ पर है, ये एसिटिल कोएंजाइम ये है, तो ये एसिटिल कोएंजाइम डायरेक्ट कहाँ डाला जाता है मैट्रिक्स के अंदर आता है क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। अगर ये बात है ना पायरुविक एसिड के रूप में नहीं आता है, क्यों नहीं आता, क्योंकि एक तो बात है उसमें 3 कार्बन होते हैं और दूसरी बात है कि वो एसिड है वो आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडेट आयन यानी कि पायरुवेट के फॉर्म में होता है, इसलिए वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसलिए पायरुविक एसिड से इसे एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाकर के ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आता है और मैट्रिक्स में आने के बाद अब फिर स्टार्ट होता है क्रेब्स साइकिल। तो ये तो कहानी हो गई। दूसरी बात कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम बात करेंगे ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन इनको बाहर निकालते हैं वो सब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये मैट्रिक्स से एच आयनों को यहाँ निकालते हैं और फिर ये एच आयन जब यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं तो यहाँ और यहाँ की जो सांद्रता है उनमें अंतर हो जाता है, तो उस वजह से अब ये वापस से इसी जगह पर लौट के आएंगे और उस समय यहाँ एटीपी एंजाइम एक तरीका बचता है आने का, क्योंकि आयनों के लिए अपारगम्य है, केवल एक ही तरीका बचता है ये जिसको हम कह रहे हैं क्या एटीपेज F0 F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम, बस यही एक तरीका बचता है। इसका जो पार्ट मेम्ब्रेन के अंदर होता है उसको हम कहते हैं F0 और जो पार्ट बाहर होता है उसे हम कहते हैं F1। डिटेल में पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो पहले F0 F1 और एटीपेज के बारे में डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं क्रेब्स चक्र। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने जान लिया कि क्रेब्स चक्र कहाँ होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कहाँ होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो सभी एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं वो सब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। क्रेब्स चक्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और जो एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वो साइटोप्लाज्म में होती है।